बड़ी खबर है, ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया आर्थिक प्रतिबंध पैकेज घोषित और ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक प्रतिबंध। हालांकि ईरान की बची हुई आर्थिक और वित्तीय लाइफलाइन को काटने का टारगेट है। 60 संस्थाओं, व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें ईरान से जुड़े वित्तीय और कारोबारी नेटवर्क भी शामिल है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने इसे कहा इकोनॉमिक डी-डे। इधर ईरानी तेल और अन्य प्रतिबंधित सामान की आवाजाही में मदद करने वाले जहाजों और कंपनियों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। ईरान के शैडो ऑयल टैंकर्स पर दबाव बढ़ाया गया है। ईरानी गोल्ड ट्रेडिंग नेटवर्क पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। दुनिया भर में तेहरान के वित्तीय हितों को निशाना बनाने का संकल्प है। इससे पहले आप बेसेंट को सुन रहे थे, उनकी तरफ से बताया गया किस तरीके से इकोनॉमिक आउटकास्ट की शुरुआत की गई है। अब ईरान समर्थित देशों पर भी बैन लगाने की चेतावनी है, क्योंकि अमेरिका ईरान के शीर्ष व्यापारिक साझेदार चीन को भी निशाना बनाएगा। वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने कहा चीन को छूट नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से अब ईरान पर यूएस के आर्थिक प्रतिबंध पैकेज को लेकर आज खबर सबसे बड़ी है। हालांकि इसी के बाद एक्सपर्ट से सवाल भी करेंगे कि आखिर इन सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब क्या है, इस इकोनॉमिक स्ट्राइक का क्या अर्थ है, और ऐसे में क्या चीन और रूस की भूमिका को देखते हुए भी अमेरिका के इस फैसले का असर होगा। ऑपरेशन इकोनॉमिक डी-डे, क्या वास्तव में इसका बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि यह भी हकीकत है कि ईरान ने ऑल्टरनेटिव्स को देखते हुए, इन्हीं सैंक्शंस को देखते हुए बड़े फैसले ले रखे हैं। तो ये 3 बड़ी अहम खबरें आपके सामने थी। ईरान के खिलाफ अमेरिका का आर्थिक डी-डे क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। ईरान के 5 सेक्टर पर निशाना, स्कॉट बेसेंट ने भी इस पर बताया क्या क्या वो सेक्टर हैं। डिजिटल संपत्ति, तकनीक, सोना, विमानन, शिपिंग। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, सबसे पहले ये बताइए, ये ऐलान आखिर किया गया है, किस तरीके से इस नई स्ट्राइक की अमेरिका की तरफ से घोषणा? देखिए, अमूमन तो होता यह है कि पहले आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं और उसके बाद जंग होती है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की तरफ से उल्टी गंगा बहाने की कोशिश की गई है कि पहले जंग हुई और अब दोबारा से प्रतिबंध की बात आती है। अदरवाइज देखा जाए तो प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध ईरान के लिए कोई नया नहीं है। पिछले 3-4 दशक में अलग अलग लेवल के आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे और ईरान उन सब के बीच में से ईरान ने अपने लिए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन डेवलप किया और वो ताकत हासिल की जिसके जरिए वो अमेरिकी बेस पर अटैक कर सकता है। आप आर्थिक प्रतिबंध को स्लो पॉइजन के तौर पर कह सकते हैं, लेकिन जिस मुल्क ने अमेरिका के साथ पिछले 2 साल में 3 बार बड़ी जंग लड़ी हो, उससे आर्थिक प्रतिबंध से कितना डर होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त ये आर्थिक प्रतिबंध अमेरिकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने लोगों के लिए केवल मैसेज दे रही है कि देखो जी, हम अभी ईरान के खिलाफ पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि हम आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं और ये टाइम बाय कर रहे हैं, ताकि जब उनके पास दोबारा से एयर डिफेंस के मिसाइल बन जाएंगे या फिर ईरानी मिसाइलों का कोई तोड़ निकल आएगा तो वो फिर लड़ने के लिए आ जाएंगे। रही बात भारत, चीन जैसे मुल्कों का जो थोड़ा बहुत ईरान के साथ व्यापार करते थे, तो वो मान लीजिए व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इसका खामियाजा तमाम मुल्कों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन तेहरान ने भी तो शैडो फ्लीट और फ्रंट कंपनीज के जरिए इससे बचने के रास्ते ढूंढ निकाले हैं। इसी को लेकर संजय सर से भी सवाल करूं, उससे पहले एक और बड़ी खबर है, जहां देखिए अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान का बड़ा दावा सामने आया है कि कैसे प्रतिबंधों से ईरान में विद्रोह की साजिश का यह दावा किया जा रहा है। और ईरानी पुलिस चीफ ने कहा है कि आर्थिक मुद्दों से लोगों को भटकाने की यह कोशिश है। पेट्रोल, बेरोजगारी, महंगाई को अमेरिका हथियार बना रहा है। तो ईरान पर प्रतिबंध से विद्रोह की साजिश, खबर क्या है, विस्तार से इसे जानते हैं। दुश्मन अशांति भड़काना चाहता है, ये बयान दिया किसने कहा? ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद रजा रदान का बयान। किन मुद्दों पर कहा गया है, अब उन पर भी बात करते हैं। हालांकि महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल ये मुख्य मुद्दे हैं और अमेरिका और विदेशी ताकतों पर इसके आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में खतरा क्या है? प्रगति।
खतरा ये कि विरोध से देश भर में विद्रोह संभव है। पुलिस क्या कह रही है? अशांति को पहले रोकने की तैयारी है। बड़ी बात यह है कि प्रतिबंधों से अंदरूनी अस्थिरता का डर भी बढ़ गया है। अब प्रोफेसर संजय भारद्वाज, सवाल यही है, इस नए ऑपरेशन इकोनॉमिक डे स्ट्राइक को देखते हुए क्या वाकई आपको लगता है कि ईरान की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो सकती है? सवाल इसलिए क्योंकि इससे पहले भी कई सैंक्शंस लग चुके हैं, कई प्रतिबंध लग चुके हैं, बावजूद उसके तेहरान ने शैडो फ्लीट और फ्रंट कंपनियों के जरिए बचने के जो रास्ते ढूंढ निकाले हैं, क्या इसका अब कोई असर हो पाएगा इस पर? देखिए सुरभि, ये बात मान के चलिए कि अमेरिका की दो तरीके की स्ट्रेटजी होती है। एक होता है वॉर टाइम स्ट्रेटजी, एक होता है पीस टाइम स्ट्रेटजी। और पीस टाइम स्ट्रेटजी पूरे ग्लोबली आपको उसके ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे कि जहाँ जहाँ पर वो अपने प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पर वो कभी IMF का बेल आउट नहीं हो पाएगा, उस पर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज खड़े होंगे, या आप ये कहिए कि फाइनेंशियल टास्क फोर्स के माध्यम से वो डिफरेंट टेक्निक से सीधा सीधा दबाव डालते हैं ताकि वो अपना राजनीतिक और जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको फुलफिल कर पाएँ। यहाँ पर ईरान का सीधा क्योंकि वॉर टाइम चल रहा है और कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा नहीं है कि एक पीस नेगोशिएशन डील चल रहा है, वहाँ पर आर्म्स स्ट्रगल भी चल रहा है। तो इस वक्त वो अमेरिका ईरान में पहले भी टेक्निक किया है। जब आप देखिए कि लोग दुकानदार बाजार रास्ते में आ गए थे, बाजार में निकल गए थे, वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुआ, यूथ प्रोटेस्ट भी हुआ ईरान में। तो कई तरीके से वो ईरान की सरकार पर, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे इन्फ्लेशन का मुद्दा हो, या बाकी इकोनॉमिक इश्यूज हो, उन पर लोग सड़कों पे आए हैं। लेकिन ये बात मान के चलिए कि कोई भी सत्ता परिवर्तन और IRGC के खिलाफ, या आप कहिए कि जो थियोक्रेट्स है वहाँ पर, उसके खिलाफ कोई अभी ईरान की जनता रोड पर कभी भी नहीं आई है। तो आप मान के चलिए अब अमेरिका इस इकोनॉमिक सैंक्शंस के माध्यम से कि जिस तरीके के जो 5 डिफरेंट सेक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, उनसे ईरान की जनता को, यानी ये भी हो सकता है कि अमेरिका का एक आई वॉश हो दुनिया के सामने और अमेरिकन जनता के सामने कि हम मिलिट्री भी एक्शन में हैं और इकोनॉमिक सैंक्शंस भी करते हैं। लेकिन सुरभि, एक बात मान के चलिए कि मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा कोई कारगर हो पाएंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्निक है अमेरिका की। ईरान में पहले भी सैंक्शंस रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को फ्रीज भी रखा गया है, और आप मान के चलिए जनता को भी भड़काने का बहुत प्रयास किया गया है। कहीं पर भी अमेरिका उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब वो दोबारा से इसको कह रहे हैं कि हम बहुत दूसरे जो दुनिया के देश उनसे कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको रोक पाएंगे। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान का क्या होगा। एक तरफ अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, दूसरा सारा जो इलीगल ट्रेड है, जो आप ये कहिए ऑयल का जो काला बाजारी है, वो तो पाकिस्तान का ओपन बॉर्डर के माध्यम से होता है, वहाँ से भी पैसा जाता है, वहाँ से भी डॉलर जाता है। तो अमेरिका को सबसे पहले नकेल डालनी चाहिए पाकिस्तान पे कि आप दोहरा मापदंड जो अफगानिस्तान और तालिबान के साथ कर रहे थे, वो काम आप ईरान के साथ मत करिए। तो ये कई मुद्दे हैं, पेचीदा हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। इनसे मुझे लगता है कि अमेरिका निकलना बहुत भारी है। और फिर वो जो मनीष कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ही देशवासियों को दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मेजर जनरल VK दत्ता सर, अब जो ये बयान दिया गया है बेसेंट की तरफ से, बता दिया गया क्या फैक्टर्स हैं और इन पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसको डिकोड करिएगा। ईरान भी इस पर बयान दे चुका है और ये कहा जा रहा है कि ये दुश्मन की चाल है और सिर्फ अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा है। सर, इससे तो अमेरिका को भी नुकसान होगा ना, क्योंकि डॉलर सिस्टम से अमेरिका के व्यापार पर, डॉलर व्यापार पर भी तो असर पड़ेगा। बिल्कुल प्रगति, देखिए ऐसा है, जो काम अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था ईरान के खिलाफ, एक उनके 2 बड़े टारगेट थे कि एक सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए और ईरान को न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट या न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ उसको रोका जाए। 6 महीने हो गए तकरीबन इस जंग को शुरू करे हुए। इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस हो, बॉम्बिंग हो, अटैक हो, और उसके नतीजे में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया ईरान ने, पूरी दुनिया के अंदर ये आर्थिक स्थिति पैदा कर दी इन्होंने, पूरा जो एनर्जी क्राइसिस पैदा किया इन्होंने। तो अभी ईरान के ऊपर अगर आप ये बोलेंगे कि साहब हम और सैंक्शन लगा के इनको दबा पाएंगे, तो मेरे को लगता है वो मुमकिन नहीं है। ईरान 1979 से इनके सैंक्शन झेल रहा है। बीच में जब इनका एक वो न्यूक्लियर अकॉर्ड हुआ था जिसके अपने ओबामा के टाइम में, उस समय थोड़े सैंक्शन लिफ्ट किए गए थे, लेकिन ये सैंक्शन लगातार चलते रहे हैं और ईरान के जो नागरिक हैं वो इसको झेलने के और इनकी गवर्नमेंट को इसको कैसे निपटा जाए वो मालूम है।
अभी दूसरा मुद्दा ये है कि जहाँ तक चीन का सवाल है, जो सबसे ज़्यादा तेल लेता है ईरान से, क्या आप उसको रोक पाएंगे? क्या पाकिस्तान, जैसे अभी जिक्र किया, क्या वो जो स्मगलिंग रोक पाएंगे? और क्या ये जंग के माहौल के अंदर ये क्या ईरान की पब्लिक को उकसा पाएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ या IRGC के खिलाफ? नहीं होगा। ईरान के लोगों ने 8 साल जंग लड़ी थी इराक के साथ, झुके नहीं थे वो। उस समय पूरा इराक की मदद पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा था, ईरान अकेला खड़ा था एक तरफ। तो अगर ये अभी अमेरिका सोचता कि 6 महीने का जंग के बाद 60 दिन का सीज फायर हुआ, उसके बाद अगर कल ये इन्होंने सैंक्शन लगाए या ईरान के ऊपर असर हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप समझे दोबारा बंद हो जाएगा। बारह बरफ जो आपका जो हूती वहाँ से रेड सी का एरिया बंद कर देंगे, तो दोबारा जो एक इकोनॉमिक बॉम्ब जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों तरफ फटेगा। तो ये देखना पड़ेगा अमेरिका को कि जंग जीतने के लिए ये सैंक्शन से नहीं जीत सकते हैं। इनको कोई समाधान बातचीत से निकालना पड़ेगा जो कि दोनों की तरफ विन विन सिचुएशन हो। आज के लेकिन ऐसा होता हुआ तो नजर नहीं आता। ट्रम्प का जो वो कहते हैं ना, जो 31% रह गया है सपोर्ट फॉर वॉर इन US, और अगर ये इसका समाधान नहीं निकला तो ट्रम्प खुद ही बोलते हैं मेरे को इम्पीच कर देंगे। तो ये सारे मुद्दे जो अगर इसको लेके चले, ईरान को थोड़ा सिर्फ सस्टेन करना है, और उसको मालूम है मैं सस्टेन कैसे करूं। उसको ये भी मालूम था तो भी सर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा। सर आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। इस बीच US को ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ का जवाब भी मिल गया है। कालीबाफ की तरफ से क्या कहा गया है ये भी हम बताते हैं। अमेरिका की धमकियों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। कालीबाफ ने कहा ईरानी साझेदार अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर रहे हैं। कालीबाफ ने कहा अमेरिका और आर्थिक दबाव लगाने की स्थिति में नहीं। अब तेहरान में ही मुनीर और कालीबाफ की मुलाकात, जहां कालीबाफ का अमेरिका पर वादे तोड़ने का भी आरोप, और कालीबाफ ने कहा अमेरिका MOU की शर्तों का पालन करे। तो कालीबाफ का US पर वादे तोड़ने का आरोप। और ये देखिए एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां कालीबाफ का अमेरिका पर वादे तोड़ने का ना सिर्फ आरोप है, बल्कि तेहरान में मुनीर और कालीबाफ की इस मुलाकात को लेकर भी खबर बहुत बड़ी है। तो ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज किया है। अमेरिका से फिर बातचीत शुरू करने से इनकार। आसिम मुनीर की मध्यस्थता भी फिलहाल नाकाम। ट्रंप का शांति प्रस्ताव, ईरान का इनकार। US से फिर बातचीत नहीं, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए कई मुद्दों पर पेच और ज्यादा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 बड़ी अहम खबरें आपके सामने। US की धमकी कोई गंभीरता से नहीं लेता, ये कहा गया कालीबाफ की तरफ से। कालीबाफ का US पर वादे का आरोप, MOU की शर्तों का पालन करे US। कालीबाफ ने कहा US से फिर बातचीत नहीं, ईरान का बयान। तो मुनीर को कालीबाफ ने क्या कहा है, क्योंकि इस मीटिंग को लेकर इनसाइड स्टोरी जो इंफॉर्मेशन सामने है उसके मुताबिक पहला, अमेरिका पहले अपने वादे निभाए। दूसरा, ट्रंप के लिए MOU की शर्तें भी साफ हैं। तीसरा, अमेरिका ने खुद समझौता तोड़ा है। वहीं चौथी बात यहाँ ये है कि ईरान का अमेरिका पर भरोसा टूट गया है। अमेरिकी कदमों से अस्थिरता और बढ़ गई है और अमेरिका अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हालांकि बड़ी बात यह है कि फिर बातचीत शुरू कराने की कोशिश में है मुनीर, और ईरान ने फिर अमेरिकी वार्ता प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और मुनीर की मध्यस्थता के बावजूद ईरान के इस कड़े रुख को लेकर मनीष आज के हालात में क्या समझा जाए, क्योंकि मैं तो आपसे ये सवाल करना चाहती थी कि इस आर्थिक इकोनॉमिक स्ट्राइक को देखते हुए बेसेंट ने तो ये संकेत दे दिए कि कायनाटा एक्शन या सैन्य कार्रवाई की क्षमता या सैन्य कार्रवाई का विकल्प वो नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं। लेकिन बावजूद इसके बातचीत को लेकर तो अभी भी ऐसी खबरें हैं जहां पर ईरान के रुख की वजह से कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। देखिए ये बात तो सही है कि मुस्तफा की जो नई टीम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन लिए हुए है, और यही वजह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद, चाहे जंग करने की बात हो, नाकेबंदी की बात हो, या अब इकोनॉमिक सैंक्शंस के को लेकर जो ऐलान किया गया है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है जाओ जी, अब हमें तुमसे डील ही नहीं करनी है, अब हमें तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो अब जो एक काम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया बिना बताए, वो ये कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ईरान भेजा कि जाओ जाकर उनको समझाओ, किसी तरह से मनाओ, इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पाल पोस कर रखा है कि आपको ईरान को मना कर लाना है। तो आर्मी चीफ जनरल मुनीर वहां पहुंचे हुए हैं, ईरान को तैयार कर रहे हैं कि भाई चलो ट्रंप से कुछ तो बात कर लो, कुछ तो नेगोशिएशन करके कोई एक डील कर लो, ताकि उनको भी एक अच्छी फेस सेविंग हो जाए और ट्रंप भी यहां से चले जाए। देखिए अमेरिका हार मानकर तो नहीं जा सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार ये हो गया
तो फिर अमेरिकी साख पर वो बट्टा लगेगा जिसके बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट से कम अगले 10-20 साल के लिए अपना प्रभाव भूल ही जाए। वहीं दूसरी तरफ हम सबने देखा रूस यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका की कुछ खास दाल गली नहीं, तो इसीलिए अमेरिका की कोशिश है किसी तरह से ईरान को मना लिया जाए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ उसी मकसद से वहां पर गए हैं और उसी मकसद से एक और कोशिश ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है। लेकिन इन सब में इस बात को लेकर संदेह है कि ईरान किसी भी हालत में मानेगा। बिल्कुल मनीष, और इसमें पाकिस्तान का अपना फायदा भी तो है। कहीं ना कहीं अगर बात बन जाएगी तो पाकिस्तान अपना फायदा ढूंढ रहा है कि उसका भी कहीं ना कहीं इससे बेहतर रास्ता कोई ना कोई निकल आएगा। आसिम मुनीर के लिए इसलिए लगातार चक्कर काट रहे हैं। लाल सागर में फिर हूती का हमला, इससे जुड़ी एक खबर आपको बताते हैं। सऊदी अरब के यानबू ऑयल टर्मिनल के पास धमाका होता है और हमले के बाद तेल टैंकर में भीषण आग भी लग गई है। तो सऊदी अरब यानबू ऑयल टर्मिनल के पास धमाके की खबर है। ये देखिए तस्वीरें, हमला और धमाके के बाद तेल टैंकर में आग लग गई। और ईरान ने 45 टैंकर्स को कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान ने 45 तेल टैंकर्स को ब्लैकलिस्ट किया है। जहाज़ों ने हॉर्मुज से गुजरने के ईरानी नियमों का उल्लंघन किया है और जहाज़ों को जुर्माना, कार्गो की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। तो बड़ी खबर है जहां देखिए किस तरीके से अब लाल सागर में फिर हुती के हमले को लेकर खबर आई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर जहां ईरान ने 45 टैंकर्स को चेतावनी दी है। तो एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, वहीं दूसरी तरफ प्रॉक्सीज को एग्रीवेट करते हुए एक और ऐसा फ्रंट जहां पर सवाल एक्सपर्ट से यही कि आखिर किस तरीके से ईरान शिकंजा कसता जा रहा है। तो हॉर्मुज पर ईरानी शिकंजा कसा जा रहा है। खबर क्या है? ईरान ने 45 ऑयल टैंकर ब्लैकलिस्ट किए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी नियम तोड़े। फिर नियम तोड़े तो एक्शन तय है, ये कहा गया है। ज्यादातर टैंकर पश्चिमी देशों के बताए जा रहे हैं। हालांकि ईरान की रणनीति भी साफ है, अमेरिकी आर्थिक युद्ध का जवाब और हॉर्मुज पर कोई रियायत नहीं, जबकि हॉर्मुज पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण। यूएस को हॉर्मुज में कीमत चुकानी ही होगी। संजय भारद्वाज सर, अमेरिका आज ऐलान कर रहा है इकोनॉमिक डी-डे की। ईरान तो ये करता ही आ रहा है। ईरान ने तो इकोनॉमिक स्ट्राइक ऐसी कर रखी है कि वो तो सजा भी दे रहा है। आज तो ये सिर्फ ये ऐलान कर रहे हैं कि हम ऐसी आर्थिक स्ट्राइक कर रहे हैं जिसमें एक्शन क्या लिया जाएगा इस बात के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ईरान तो एक्शन भी ले रहा है। और ईरान तो पूरे समुद्री मार्ग को जिस तरीके से ब्लॉक कर रहा है, हुतीस के जरिए वार करा रहा है, उसकी तो इकोनॉमिक स्ट्राइक ग्लोबली हो चुकी है। देखिए सुरभि, निश्चित रूप से देखिए आज अगर ईरान का पोस्चरिंग देखते हैं तो फुल ऑफेंसिव मूड में है। वो चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना शिकंजा या उसको एक ट्रंप के कार्ड के रूप में इस्तेमाल करने की बात हो, और अमेरिका के जो नेवल ब्लॉकेड है, इकोनॉमिक सैंक्शंस है, उसको न्यूट्रलाइज करने की बात हो, या जहां तक प्रॉक्सी के इस्तेमाल की बात है कि जाए, हुती भी पूरा एक्टिव है, लाल सागर में एक्टिव है। आप देखिए हिजबुल्ला और उधर भी आप हमास का भी बहुत एक्टिव काम कर रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर अमेरिका का पूरा डिप्लोमेटिक फेलियर हो चुका है। ना तो वो नेगोशिएट कर पाए, और जिस तरीके के सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई इफ़ेक्टिव सैंक्शंस अमेरिका, आप रशिया के केस में हम पहले देख चुके हैं, और ईरान के केस में हम निश्चित रूप से देखते आ रहे हैं कि अमेरिका कोई डिप्लोमेटिकली, दूसरा कि जो अमेरिका का प्रभुत्व था मिडिल ईस्ट पे, बाकी देशों को एक भरोसा था अमेरिका आपको बचाएगा, मुझे लगता है अमेरिका अपने ही बचाव में अब लग गया है। और इस बचाव में वो कहीं न कहीं रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है कि कैसे हम ईरान के साथ नेगोशिएट करें, एक टेबल पे बैठें, और जो MOU की बात आ रही है या बाकी अब इशू आ रहे हैं उन पे हम एक सहमति बरकरार कर पाए। और जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका, देखिए मिलिट्रीली भी आप ये देखिए कौन सा काम अमेरिका इस ईरान में कर पाया। ना तो लीडरशिप चेंज कर पाया, ठीक है खामनेई चले गए, लेकिन आप उनको, अमेरिका को ये समझ में नहीं आया कि कितने खामनेई बैठे हुए हैं और कितने मुखौटे हैं, तो वो वहाँ पे फेलियर हुआ। दूसरा जो मिसाइल प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, आज भी पूरा का पूरा ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसको इस्तेमाल कर रहा है, और जो उसके अलाइज हैं या ये बेसिस है अमेरिका
अमेरिका के उस पर अटैक कर रहा है। तीसरा, जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम का तो इशू ही नहीं रहा, वहाँ पे तो बात ही नहीं हो रही। बात तो हो रही है हॉर्मुज पे हो रही है, ब्लॉकेड पे हो रही है, नेगोशिएशंस पे हो रही है। तो जो कहीं पर भी मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को कोई डिप्लोमेटिक मिलिट्री कोई बढ़त कहीं मिली और अपने होता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। और अब सेंटर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है, क्योंकि उसी पर बात हो रही है और लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। अब IRGC की तरफ से अमेरिका को सीधी चेतावनी भी मिल गई है, ईरान पर हमला हुआ तो भारी जवाब देंगे, बुनियादी ढांचों पर हमला हुआ तो अटैक करेंगे। IRGC की तरफ से कहा गया है, अमेरिकी ऊर्जा ठिकाने भी निशाने पर होंगे, ये भी IRGC की तरफ से चेतावनी दी गई है। वहीं अमेरिकी दबाव के बीच IRGC ने दावा किया है कि ईरान का मिसाइल उत्पादन लगातार जारी है। IRGC ने कहा ईरान की मिसाइल क्षमता बरकरार है। तो जिस बात का हमारे सहयोगी मनीष जिक्र भी कर रहे थे, इसी टाइम को बाय करते हुए ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता को बरकरार रखने का एक बार फिर दावा किया है, बल्कि क्षमता बढ़ा भी दी है। और ईरान की तैयारी ऐसी कि अब वो सीधे बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो अटैक का दावा कर रहा है और IRGC के टारगेट पर होंगे US ऊर्जा ठिकाने। तो IRGC का दावा, ईरान युद्ध के लिए तैयार है, ईरान पर हमला तो जवाब भारी होगा, यह भी कहा गया है। अमेरिकी ऊर्जा ठिकाने निशाने बनेंगे। मिसाइल उत्पादन जारी, अभी रुका नहीं है। हालांकि स्मार्ट गाइडेड मिसाइल लगातार बन रही है और अब अमेरिका का आर्थिक युद्ध पर जोर है। संदेश क्या है ये भी जान लेते हैं। ईरानी सैन्य क्षमता अभी खत्म नहीं हुई है, मिसाइल उत्पादन से जवाब बरकरार है, हमला हुआ तो जवाब क्षेत्र से बाहर भी होगा। मेजर जनरल VK दत्ता, सर जिस तरीके से ईरान की तरफ से धमकी दी जा रही है, ईरान भी साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है वो पीछे नहीं हटेगा और लगातार हम इस पर बात भी कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक एंगल समझने वाला इजराइल से जुड़ा भी है। इजराइल शांत है, 60 दिनों से कुछ नहीं कहा गया उसकी तरफ से, जब हमला हुआ तब भी वो चुप था। क्या इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है? बिल्कुल प्रगति, देखिए ऐसा है, जो अभी करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं, पूरे अमेरिका के 15 बेसिस बुरी तरह से तबाह करे ईरान ने। अमेरिका को अभी ये समझ नहीं आ रहा कि उन बेसिस को रीबिल्ड करे, यहाँ अपने ट्रुप्स को विड्रॉ कर ले। और आज के दिन में अमेरिका पूरा जो सपोर्ट, उसका लॉजिस्टिक सपोर्ट जो बोलते हैं, डिगो गार्सिया के माध्यम से कर रहा है, जिसको उसको बहुत भारी पड़ रहा है। वो कम्युनिकेशन चैनल लंबे हैं। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, इजराइल का जो एम था वो अचीव नहीं कर पाए वो। हालांकि इजराइल के प्रेशर से ही अमेरिका इस जंग के अंदर कूदा और वो जूइश लॉबी की हम जो बात करते हैं वो है। और अभी आपने ये भी सुना होगा कि नेतन्याहू ने बोला कि उनके एक बेटे के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों इजराइल और अमेरिका अपने जो एम और मुद्दे लेके चले थे, दोनों उसमें नाकामयाब हुए हैं। सर इसी को लेकर आपसे आगे भी सवाल करेंगे, ये खबर भी कैसे। दिखाएंगे। उससे पहले मनीष, एक क्विक अपडेट मैं आपसे लेना चाहती हूँ। आज जो आर्थिक स्ट्राइक, इकोनॉमिक सैंक्शंस को लेकर खबर है, क्या ये पॉसिबल है कि अमेरिका, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा सपोर्टर है, अब उस पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कल भी हम लाउड एंड क्लियर में ये चर्चा कर रहे थे कि ईरान इतना मजबूत कैसे कि सीधा US के ऊर्जा ठिकानों को वो टारगेट करने का दावा कर रहे हैं। और वो जाहिर सी बात है, जो इंटेलिजेंस उसको इनपुट रूस और चाइना से मिल रहा है, उसके बलबूते वो सीधे US को टारगेट करने में कामयाब भी हो रहा है। देखिए, ये बात सही है कि चीन चोरी छुपके और बहुत हद तक कई मामलों में खुलकर ईरान की मदद कर रहा है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि सेक्रेटरी बेसेंट से भी ये सवाल किया गया था कि आज तक तो आपने चीन के किसी बैंक पर कभी कोई सैंक्शन नहीं लगाए। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका बड़े पैमाने पर चीन के खिलाफ किसी भी तरह के आर्थिक प्रतिबंध को लगाने की स्थिति में है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर चीन की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। वो भी कई मामलों में अमेरिका पर सैंक्शन लगा देता है। आप याद करिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री तक पर उन्होंने सैंक्शन लगा दिया था। हालत ये थी कि जब वो ट्रंप के साथ चीन जा रहे थे तो उनको अपने नाम में परिवर्तन तक करना पड़ा था। तो बात यह है कि चीन के खिलाफ कितना एक्शन अमेरिका ले पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर कहानी वही आती है कि एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और अधिक बढ़ेगा। ईरान कहेगा कि ये इकोनॉमिक जो वॉर है, ये भी एक तरह का एक्ट ऑफ वॉर है।
और हम इसके खिलाफ अब एक्शन लेंगे और फिर अमेरिका को 2 कदम और पीछे हटना पड़ेगा। मूल बात यह है कि अमेरिका अगर जंग नहीं लड़ना चाहता, मैं तो कहता ही नहीं हूं कि जीता कौन हारा कौन, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई 6 महीने में तय नहीं हो सकती, लेकिन अगर अमेरिका जंग नहीं लड़ना चाहता है तो इसी का फायदा ईरान उठाता है और आगे भी ईरान उठाएगा। बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर यही है मनीष, जहां सुनिए कि ऐसे इजरायल ईरान तनाव के बीच नेतन्याहू ने सनसनीखेज दावा कर दिया और कहा कि ईरान ने उनके एक बेटे की हत्या की साजिश रची। नेतन्याहू ने कहा ईरान ने बेटे को मारने की कोशिश की। तो नेतन्याहू के बेटे की हत्या की साजिश नाकाम, क्या बयान दिया गया है। ईरान ने एक बेटे को निशाना बनाया, बेटे की हत्या की साजिश रची गई है, ये बयान सामने आया है नेतन्याहू की तरफ से। बेटे की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश इसके बाद दिए गए, सभी पीएम उम्मीदवारों की सुरक्षा भी बढ़ गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने संयम बरतने की अपील भी की है। दत्ता सर, आप अपनी बात पूरी करिएगा। नेतन्याहू की तरफ से बयान आया है कि उनके बेटे की हत्या की साजिश रची जा रही है, कितनी सच्चाई है इसमें, और ये बयान, इस टाइमिंग को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल प्रगति, देखिए ऐसा है, ईरान ने कसम खाई है कि वो आयतुल्ला खमानी के ऊपर जो हमला किया, उनके सुप्रीम लीडर को मारा, उसका बदला लेंगे। डेथ टू ट्रंप, डेथ टू नेतन्याहू, जहाँ उनके परिवार हों उनको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आयतुल्ला खमानी के परिवार के भी बहुत सारे सदस्य मारे गए। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, ईरान डेफिनेटली ट्राई करेगा, टारगेट करेगा और कोशिश करेगा, क्योंकि नेतन्याहू के 2 बेटे हैं, एक अभी मियामी में है और दूसरा इजराइल में ही है मेरे ख्याल से। और अभी ये जाहिर नहीं किया गया कि क्या मियामी में ये अटैम्प्ट हुआ है कि विद इन इजराइल हुआ है, लेकिन दोनों जो इनके बेटे हैं, फैमिली को पूरा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इजराइल की गवर्नमेंट के द्वारा, और वो यकीन कर रहे हैं कि इनकी सुरक्षा कायम रहे। लेकिन ये आप मान के चलें कि ये ब्लड फ्यूड है। ब्लड फ्यूड का मतलब है कि ये जानी दुश्मन रहेंगे फॉर टाइम टू कम, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो नेतन्याहू हो या उनके परिवार हो, तो कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, चाहे ईरान के IRGC करवाए या उनकी सिंपैथी रखने वाले उनका फंडामेंटल जो लोग हैं वो करें, इसको कुछ भी घटना घट सकती है। तो वही कहने का मतलब है, द मैन हू लिव्स बाय द गन डाइज बाय द गन, कभी ना कभी किसी ना किसी दिन वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन अब संजय भारद्वाज सर, एक सवाल इससे आगे और बढ़ते हुए, अमेरिका ये कह रहा है कि जो ईरान को सपोर्ट करेगा उसके ऊपर ये इकोनॉमिक स्ट्राइक होगी। ये वही ईरान है जिसके साथ बैक चैनल गल्फ कंट्रीज की भी कहीं ना कहीं डायलॉग और बातचीत हो रही है उन तमाम ऑल्टरनेटिव्स को देखते हुए, क्योंकि पूरी गल्फ कंट्रीज जिस तरीके से वल्नरेबल हो चुकी हैं, और इस ऑयल सेक्टर को देखते हुए या एनर्जी सेक्टर को देखते हुए इसका जो ग्लोबली असर हुआ है, उसके बाद क्या वाकई अब ये मुमकिन होगा कि अमेरिका इनके खिलाफ भी कोई स्ट्राइक कर पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका एक सबसे बड़ी भूल कर रहा है कि अभी भी वो दुनिया को यूनिपोलर समझ रहा है। देखिए, दुनिया मल्टीप्लेक्स हो चुकी है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, चीन का अपना वजूद है, भारत का अपना है, आप रशिया देखिए, जापान देखिए, जर्मनी देखिए, ये सब कंट्रीज़ के अपने अपने इंटरेस्ट है। और वही चीज़ आप ये देखिए कि अब गल्फ भी, मिडिल ईस्ट भी यूनिपोलर नहीं रहा, वो मल्टीप्लेक्स हो चुका है। वहाँ पर UAE का अपना इंटरेस्ट है, सऊदी अरबिया का अपना है और ईरान का अपना है। तो इसमें ये जो एक तरीके का और ट्रस्ट डेफिसिट ऊपर से आ गया, अमेरिका अपने बेसिस को नहीं बचा पा रहा, तो उन देशों को कहाँ से महफूज रखेगा। इसीलिए आप देखिए कि सऊदी अरबिया पाकिस्तान की तरफ देख के उससे एग्रीमेंट कर रहा है, डिफेंस डील कर रहा है, तुर्की को भी लेके आ रहा है, और वो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि किसके खिलाफ कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ कर रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, तो आप मान के चलिए कि देयर इज ए डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, देयर इज डिक्लाइन ऑफ अमेरिका, और ये बात मान के चलिए कि उनको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके ईरान के साथ चुपचाप नेगोशिएट करके और उनको नॉर्मलिटी क्रिएट करना चाहिए। बिल्कुल सर, ये समझने वाली बात है। आपकी बात को आगे बढ़ा रही हूं। और मनीष, क्या खाड़ी देशों का विश्वास अमेरिका पर कम हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव तो उनकी तरफ से भी बनाया जा रहा है, और जो नेतन्याहू की तरफ से बयान दिया गया है बेटे की साजिश को लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू खुद टारगेट पर हैं। ईरान की तरफ से लगातार कोशिश की गई है कि प्रेसिडेंट, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री नेतन्याहू को टारगेट किया जाए। ठीक उसी तरह उनके परिवार के साथ भी है, एक बात तो ये भी है। लेकिन चूंकि अभी चुनाव का माहौल है तो मैं कई बयानों को इस रूप में भी लेता हूं कि कई बार आपको सिंपैथी भी लेनी होती है। अक्टूबर में इजराइल में चुनाव होना है तो नेतन्याहू ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, मैं इजराइल के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूं और बदले में ना केवल मेरी जान बल्कि मेरे बच्चे की जान भी दांव पर लगी हुई है और ईरान मेरे बेटे तक को मारना चाहता है। क्योंकि बहुत हद तक जो इजराइल के लोग हैं उनके बीच में ये बातें सहानुभूति पैदा करेगी, वरना निश्चित तौर पर है कि इजराइल के एक एक व्यक्ति को ये लगता है कि वो ईरान के निशाने पर है, ईरान के जद में है। और ठीक उसके उल्टे इजराइल भी हमेशा से ईरान के खिलाफ कई तरह के ऑपरेशंस करता है। तो आप देखिए, एक तरफ आप ईरान के सुप्रीम लीडर पर अटैक करेंगे, मुश्तबा की फैमिली को खत्म करेंगे, तो मुश्तबा आज पावर में है तो ऐसा तो है नहीं कि वो नेतन्याहू की फैमिली को छोड़ेगा। दूसरी बात आती है कि अरब देश क्या करेंगे अमेरिका को लेकर। तो मेरा मानना यह है कि अरब देशों के पास बहुत ज्यादा विकल्प है नहीं, क्योंकि अगर वो अमेरिका को छोड़ देंगे तो वो किसके भरोसे रहेंगे? क्या वो पाकिस्तान के भरोसे रह सकते हैं ईरान के मामले में? क्या वो चीन के भरोसे रह सकते हैं? अगर नहीं तो फिर घूम फिर करके उन्हें अमेरिका के पास ही आना पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है कि अब आर्थिक स्ट्राइक के जरिए और इस इकोनॉमिक डी डे को देखते हुए जो प्लान ऑफ एक्शन अमेरिका का है उसके जरिए उसका मकसद है अमेरिका के उन तमाम रेवेन्यूज को रोकना जिनकी मदद के बलबूते वो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।